Hello guys, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Again I am before you with the next topic of trigonometric functions. Guys, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो हमने पिछले वीडियो में देखा था आपने, और कुछ नए क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसके अलावा कुछ नई थ्योरी हम सीखेंगे। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला पार्ट है, बहुत इजी लगा होगा। कुछ भी नहीं है गाइस जिसके अंदर। सबसे पहले एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से अपन इसकी स्टार्टिंग करेंगे। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्या ये? एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज दैट क्लियर? जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी एंड ग्रेटेस्ट अमंग देम इज 80 डिग्री। तो 3 एंगल एपी में है और उसमें से सबसे बड़ा कौन है? 80 डिग्री है। तो सारे एंगल्स पता करने हैं रेडियंस के अंदर। एनीवे, ठीक है। अब देखिएगा गाइस, 3 एंगल हैं और तीनों एपी में हैं। एपी के टर्म्स हम ऐसे अज्यूम करते हैं, ए, उसके बाद अगला ए से डी ज़्यादा, फिर अगला इससे एक और डी ज़्यादा, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इज दैट क्लियर? तो इन तीनों का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री गाइस। मालूम है इतना बेसिक आपको? अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो ये आ जाएगा 3a प्लस ये 2d प्लस डी 3d, 180 डिग्री। गाइस ये पूरा का पूरा काय से डिवाइड हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना 3 से। a प्लस डी इक्वल टू 60 डिग्री। ये एक इक्वेशन मेरे को मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दें इसको। अच्छा, आपको ये बोला है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 80 डिग्री है। तो इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है? एक तो मेरा a था, एक a प्लस डी था, एक a प्लस 2d था। तो ये जो मेरा ग्रेटेस्ट है a प्लस 2d गाइज, ये किसके इक्वल है? ये 80 डिग्री के इक्वल है। और ये मेरा जो a प्लस डी है अभी अभी जो मैंने निकाला वो मेरा 60 है गाइस। अब तो सब हो ही जाएगा, सारे एंगल्स निकल जाएंगे। कॉमन ये माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर लें तो a से कैंसिल हो गया। तो d इक्वल टू मेरा 20 डिग्री आ गया गाइस। इज दैट क्लियर? तो सबसे छोटा एंगल अपना था a, d का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं अपन, तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो a प्लस 20 इक्वल टू 60। तो गाइज मेरा a इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। तो मेरा पहला एंगल हो गया 40 डिग्री, दूसरा वाला एंगल हो गया गाइज 60 डिग्री और तीसरा वाला 80 डिग्री, क्योंकि 20-20 का कॉमन डिफरेंस है। बट आपको एंगल पूछे हैं रेडियंस के अंदर, वैल्यू पूछे हैं। ये तो सब डिग्रीज के अंदर है गाइज। तो रेडियन के अंदर निकालने के लिए सबको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइज? पाई बाय 180 से। 60 इंटू पाई बाय 180, 80 इंटू पाई बाय 180, यही सिखाया था गाइज। चलिए 22 जा 29 जा, तो ये तो आ गया 2 पाई बाय 9। सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ 2 पाई बाय 9। ये आपका 63 जा होता है, तो ये पाई बाई 3 हो गया। और ये 80, 0 से 0 पहले कैंसिल कर लो। 2 4 जा 2, 9 जा 4 पाई बाय 9। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे रेडियंस के अंदर मेजर आ गए इन सारे एंगल्स के, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गई? समझ आ रहा है आपको? चलिए, अब एक छोटी सी बात और बता देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है बता ही देता हूँ मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगा है। क्या हम और टाइम बचा सकते थे क्या? वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बचा सकते थे गाइज। आप एंगल ही ऐसे अज्यूम कर लो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये भी तो एपी में, क्या गलत है? चलेगा। ये सेंटर वाला एंगल है और ये आजू बाजू वाले, इधर का d कम है तो इधर का d ज़्यादा है। अच्छा, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये मेरा 180 डिग्री हो गया, तो d से मेरा d कैंसिल हो गया। तो 3a मेरा कितना आ गया गाइज? 180। तो a कितना आ गया? 60 डिग्री। इसका मतलब ये मेरा मिडिल वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। इज दैट क्लियर गाइज? और मिडिल वाला एंगल मेरा यदि 60 डिग्री है और सबसे बड़ा वाला मेरा 80 डिग्री है, तो सबसे छोटा 40 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये मिडिल वाला है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 20। तो ये इससे कितना कम होगा? 20। ये तीनों एंगल पता चल गए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाता है इस तरह से करते हैं। तो बस उसके बाद रेडियन में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा ये कंपेरेटिवली बड़ा है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा इसके अंदर। टेकिंग द सन्स डिस्टेंस इज 1.4950 इंटू 10⁸ किलोमीटर and the angle subtended by the sun at a point on earth is half degree।
देन फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस ऑफ द सन। गाइज यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सपोज करिए ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ये जो एंगल है ये बहुत छोटा सा एंगल ले रहा हूँ मैं, इतना सा, ये वाला। और जब एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो ये जो रहता है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है ना, यानी आई कैन से कि मैं इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक करूँ, ये जो लेंथ रहता है और ये जो रहता है ये वाला, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता जब एंगल छोटा होता है। इज दैट क्लियर गाइस? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन दिस थिंग। ये इस जगह सपोज सन है, ये अपना अर्थ है, यहाँ से कोई सन को देख रहा है और ये सन का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। इज दैट क्लियर गाइस? अब यदि मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा जो ये एंगल बनता है ये वाला, सॉरी जस्ट अ मिनट, यस गाइस, तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है, सन को कोई बंदा देख रहा है, तो ये मेरा एंगल बनेगा, ये ऐसा, इतना सा। इज दैट क्लियर? ये छोटा सा एंगल बन रहा है। अब यदि मैं यहाँ से एक वो डाल देता हूँ, ऐसा ये बना देता हूँ सर्कल इस टाइप का। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये जो मेरा बन रहा है, ये मेरा जो डायमीटर होगा सन का, और ये जो इतना सा पोर्शन होगा, ये मेरा बराबर अप्रोक्सीमेटली होगा, क्योंकि एंगल ही इतना छोटा बनता है, इतना डिस्टेंस रहता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप सन को इस तरह से देखते हो और ये सन है आपका, तो ये जो लेंथ है, ये डायमीटर इसके बराबर होगा, इसके आर्क के ऑलमोस्ट इक्वल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसके अंदर। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, तो यही बात मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। सॉल्व करेंगे अपन इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप ये देख लो कि सपोज करो ये है आपका सन, है ना, ये अपनी सिचुएशन है ऐसी, और सन का जो डिस्टेंस है ये ले लेता हूँ, ये दे रखा है क्वेश्चन में, और ये मेरा रेडियस लेकर के मैं ऐसा बना देता हूँ, तो ये मेरे को निकालना है इसका, है ना, और ये मेरा वो हो गया आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है गाइस? आर्क लेंथ का फार्मूला होता है L इक्वल टू पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। एम आई राइट गाइस? अब आर्क लेंथ, ये डायमीटर के इक्वल हो जाएगा मेरा जो आर्क लेंथ है ना गाइस? ये तो मेरा आर्क लेंथ था L, और मैंने समझा दिया कि ये इतना सा आर्क लेंथ डायमीटर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो कैन आई सी इट्स D डायमीटर। अच्छा, पाई इंटू आर, आर मतलब रेडियस, ये रेडियस मतलब वही डिस्टेंस हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा 1.4950 इंटू 10 टू द पावर 8 थीटा, यानी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ अर्थ पे? 1/2 डिग्री, तो यहाँ लिख देता हूँ 1/2 अपॉन 180 डिग्री। इज दैट क्लियर गाइस? बस अब कुछ भी तो नहीं करना है, डायमीटर आ गया, बस सिंप्लीफाई करना, जितना आपसे बन सके, जितना हो सके सिंप्लीफाई करना। पाई को पाई रहने दो फिलहाल तो। अच्छा, ये जो 1.4950 इंटू 10 टू द पावर 8 है, इसको अपन कहीं रफ में सॉल्व कर लें क्या? 14950 डिवाइडेड बाय 1, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 4 जीरो से मेरा 4 जीरो कैंसल। तो फाइनली ये मेरा पूरा सॉल्व करने के बाद बनेगा 14950, और 4 जीरो और आएगी। वैसे ही समझ आ गया होगा आपको कि वो पॉइंट के बाद के 4 डिजिट तो 4 जीरो में एडजस्ट हो गए, तो ये इतना और आ गया, और इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 180। चलेगा गाइस? चलिए, एक छोटा सा काम भी और कर ही लेते हैं। ये जो मेरा पाए है, ये इसका वैल्यू कितना होता है गाइस? 22/7। सो दिस इज 22/7, तो ये मेरा 2 से कैंसिल होगा 22, तो गाइस मेरा ये क्या बनेगा? 11 बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? चलिए, अब मेरे को नीचे एक तो 7 बचा और एक ये 180 बचेगा, तो 7 को 180 से मल्टीप्लाई ही कर लो ना, तो ये कितना आता है?
126 और ये 0। क्लियर ना? अच्छा, ये 0 भी मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये भी हटा देता हूँ। क्यों हटा देता हूँ? क्योंकि एक 0 मेरा वैसे भी कैंसिल हो सकता है। ये मेरा 0 इस वाले 0 से कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 7 18 7 जा 126 मैंने लिख ही दिया यहाँ पर। अब बचा ही क्या गाइस? अब ये जितना बड़ा नंबर है उसको काय से मल्टीप्लाई करना? 11 से। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है गाइस 14950 1495000। कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो एक ट्रिक मैंने सिखाई थी, एक 0 इधर लगा दो, एक 0 इधर लगा दो। इन दोनों का सम 0, 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 इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 14, कैरी ओवर 1, कैरी 1। ये इतना बड़ा आंसर आ रहा है 16445, फिर 40, 16445, 16445 और उसके बाद 12340। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बस इसके बाद आपको कैंसल करके ही सिंप्लीफाई करना, कुछ भी नहीं है, जितना आपसे बने। अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर ये आना चाहिए 1305158। अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इससे आ सकता है। तो गाइज ये क्वेश्चन था इस तरह का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन। हर एग्जाम में एक हैबिट बना लो, क्वेश्चन को पढ़ते जाया करो दो तीन एक साथ। उसके बाद जो इजी क्वेश्चन है उसको प्रायोरिटी में लेना चाहिए पहले, जहां आपको ऐसा लगे कि यार कई बार क्वेश्चन इजी होते हैं पर हमारा करा हुआ नहीं है, हमको उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो गाइस ठीक है, ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि ये आराम से मैनेज हो जाएगा। A wire 121 centimeter long is bent so that it can lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter. Find the angle subtended by arc at center of in degrees. तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, सर्कल बना लेते हैं, समझने का ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। अब सर्कल का रेडियस दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर और जो वायर है उसको अपन ने यहाँ रखा आर्क के ऊपर। वो वायर का लेंथ कितना? 120। ये 121, ये आपका जो है ऐसा। और वायर दिस लॉन्ग इज बेंट करके रख दिया ऐसा, इस तरह से ऐसा शेप बना करके ये ऐसा बन गया। पूछा क्या? एंगल सबटेंडेड, बस इतनी सी बात है। थीटा चाहिए, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। तो गाइस फार्मूला क्या है? पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। आर्क लेंथ 121 है, आर्क लेंथ। पाई कितना है? 22/7। आर रेडियस कितना है? 180। थीटा नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय 180। इज दैट क्लियर गाइस? सब सेंटीमीटर में ही है ना यूनिट। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई क्या वो नहीं चलता, ये कैंसिल हो गया। तो गाइस ये मेरा हो जाएगा 121 इक्वल टू 22/7 इंटू थीटा। तो मेरा थीटा बनेगा 121 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो। अब ये 121 इंटू 7, 7 1 जा 7, कैंसिल तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है ना, 2 से भी नहीं हो रहा है। 7 2 जा 14, कैरी ओवर 1, 847 डिवाइडेड बाय 22। तो ये मेरा बनेगा 3 जा, तो कितना बचा? 18 और उसके बाद आ गया 187। सो 22 8 जा कितना होता है? 176। तो 38 के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, सो दैट यू कैन कैलकुलेट। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ऑन ए सर्कुलर कर्व। ओके, एक सर्कुलर कर्व है, उसके ऊपर एक ट्रेन चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सर्कुलर कर्व का जो रेडियस है, रेडियस हाफ ए किलोमीटर रेडियस। तो गाइस ये इसका रेडियस है हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर यानी लिख दूं 500 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर, पूरा किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो हाफ किलोमीटर 500 मीटर हो गया। अच्छा, कितने टाइम तक चली गाड़ी? ये 10 सेकंड तक चली और गाड़ी की स्पीड भी दे रखी 20 किलोमीटर पर आवर।
तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, मालूम है सबको ये गाइस। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी देर की 20 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो क्योंकि अपनी स्टोरी तो सेकंड में है यहाँ पर। तो 20 इंटू 5/18 ये मेरा हो गया स्पीड काय के अंदर मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना सेकंड है 10 सेकंड, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हो रहा है ओके। 25 जा कितना 100 इंटू 10 1000 डिवाइडेड बाय 18, जाने दो कैंसिल करना नहीं करना चलेगा। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया, ट्रेन इतना चली 10 सेकंड में। तो गाइज यही तो मेरा आर्क लेंथ होता है जो मुझे मिल गया। इज दैट क्लियर? देयरफॉर जो कर्व का लेंथ है वो हो गया मेरा 1000 डिवाइडेड बाय 18। चलो कर ही लो, 500 इसका आधा और इसका आधा 9, बस अब तो कैंसिल होएगा नहीं। फाइंड क्या करना है गाइस, थ्रू व्हाट एंगल इट टर्न, मतलब ये एंगल निकालना है कितने एंगल से इसने टर्न लिया। तो वही फार्मूला L इक्वल टू पाई आर थीटा बाय 180। तो ये मेरा L आ गया 500 बाय 9 इक्वल टू पाई को पाई रहने दो, आर रेडियस 500, थीटा फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 180। 500 से 500 कैंसल, इज दैट क्लियर गाइज? और ये 9 से कैंसिल करूँगा मैं 180 को, तो ये मेरा 20 आ गया। तो थीटा मेरा बनेगा गाइज 20 बाय पाई। समझ आ रहा है गाइज? तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं या सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, जस्ट ए मिनट। 20 बाय पाई, तो ये मेरा बनेगा 20 बाय पाई कितना होता है 22 बाय 7, तो बाय 7 में ऊपर ले लूँ चलेगा। तो ये मेरा आ जाएगा 140 बाय 22, कैन आई से 70 बाय 11, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 70 बाय 11। 6 इंटीजर 4 बाय 11 डिग्री इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइज? चलिएगा, तो ये मेरा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं इस टाइप के, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। इसके बाद अपन बात करेंगे गाइज, और कोई क्वेश्चन बचा है जो अभी तक किए उसमें जो स्किप किया है अपन ने, देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:40। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्लॉक का क्वेश्चन है तो क्लॉक तो बना ही लेना चाहिए। जब टाइम 8:40 होगा तो गाइज आपका जो मिनट हैंड है वो किस जगह होगा, एग्जैक्ट यहाँ होगा, चाहे वो 8:40 AM वाला हो या PM वाला हो। ये मेरा सेंटर है और जो मेरा मिनट हैंड है वो इस जगह होगा। एग्री गाइज? और जो मेरा आर हैंड है वो 8 और 9 के बीच में कहीं होगा। दिस एंगल आई वांट, बस इतनी सी बात है, इतना से तो एंगल चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइए कि जब 8 बज रही थी, उसी क्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, जब 8 बज रही थी तो आर हैंड कहाँ था, यही था सिचुएशन। करेक्ट 8 पे था आर हैंड और मिनट हैंड मेरा करेक्ट 12 पे था। तो जब 8:40 हुआ तो यानी कि ये जब 8 से 8:40 हुआ तब तक ये मेरा 40 मिनट चला। कौन कौन चला 40 मिनट? मिनट हैंड। उतने टाइम में आर हैंड कितना आगे बढ़ा, दैट थिंग, यही तो मुझे कैलकुलेट करना है बस।
मतलब ये कि जब 8 बजे ये यहाँ था और 8:40 पे यहाँ आ गया, तो 40 मिनट में आर हैंड कितना चला, बस इतना ही कैलकुलेट करना है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको गाइस कि इन 30 मिनट जस्ट अ मिनट, एक घंटे में आर हैंड कितने डिग्री चलता है, बस इतना सा मेरा क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। एक घंटे में आर हैंड चलता है 30 डिग्री। ये बात नहीं समझ आई हो तो आप ऐसे समझो, ये घड़ी, तो ये आपका आर हैंड यहाँ है जब 12 बजती है तो, और जब 1 बजती है तो यहाँ आ जाता है, तो ये 30 डिग्री तो होता है एंगल, 12 टुकड़े होते हैं, ये टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो एक घंटे में ये चलता है 30 डिग्री। इज दैट क्लियर गाइज? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर जो आर हैंड है वो चलता है 30 डिग्री। यूनिटरी मेथड आता है ना, तो 60 मिनट में चलता है 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट के अंदर चलेगा 30/60, इसलिए 40 मिनट में चलेगा 30/60 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो ये 0 से 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये मेरा आंसर आ गया 20 डिग्री। बस, तो ये 20 डिग्री इज द आंसर, यही तो मेरा एंगल है 20 डिग्री। क्लियर है गाइज? बस इतना से ही पता करना था। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया ट्रेन वाला। चलिए नाउ, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना गाइस? कई तरह से लोग याद करवाते हैं इनको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह की चीज़ें बोल के, है ना? ठीक है ना यार, ये तो सब ऐसे ही समझ आने वाली बात है और 10th में पढ़ाई है आपने। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं जो किसी एंगल के सामने वाली साइड होती है, और जो 90 के सामने वाली होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो बचा ही कौन? बेस। तो बचा हुआ साइड क्या हो गया मेरा? बेस। याद रखना गाइस, कोई भी एंगल है, जैसे अपन साइन थीटा बोल रहे हैं, तो एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलना। तो ये मेरा हो जाएगा P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, ये फार्मूले सारे, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, H/P कोसेक थीटा, H/B सेक थीटा, B/P कॉट थीटा, ये सारे फार्मूले। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा। ये P/H है, ये H/P है, तो इनका प्रोडक्ट होगा 1। तो दिस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। सेम लॉजिक से कॉस इंटू सेक 1, फिर टेन इंटू कॉट का वैल्यू 1 हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इज दैट क्लियर गाइज? और ये 3 फार्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आया कैसे, कई लोग पूछते रहते हैं, बता देता हूँ यार, एक समझा देता हूँ, बाकी 3 तो आप खुद ही समझ जाओगे। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है गाइस। पाइथागोरस क्या बोलता था? p² + b² इक्वल टू h², है ना? तो ये दोनों को h² से मैं डिवाइड करूँ तो ये बनेगा मेरा p/h, p²/h²। तो h² से थ्रू आउट डिवाइड करूँ तो ये B/H का होल स्क्वायर और ये H²/H², तो ये तो 1 हो जाएगा। और P/H ये साइन थीटा बताया था ना गाइज मैंने, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है गाइज, ये भी याद रख लेना। साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों एक ही बात है, सेम थिंग। ये साइन और थीटा कोई अलग अलग मत समझना आप, है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये B/H क्या है मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मैंने समझा दिया कि ये फार्मूला कैसे बना, इसी लॉजिक से ये 2 और बन जाएंगे। ओह माय गॉड, ये टेबल बहुत ही ब्यूटीफुल टेबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। कुछ एंगल्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं गाइस, उनके वैल्यूज यहाँ पर दे रखे हैं, है ना? अब देखो, जैसे ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, पहले समझ लो कि होता क्या आखिर ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री की अपन बात करें तो ये सपोज करो मेरा, जैसे ये एक ट्रेंगल है गाइस, है ना? ये मेरा 30 डिग्री है। यदि ये 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1/2 ही आएगा।
पक्का है, मतलब इसका मतलब यदि ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर से डबल ही होना चाहिए, तभी ऐसा मैनेज हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में गाइस? तो पी अप, तो ये जो डिग्रीज है इनके वैल्यू भी याद करने की ट्रिक है, समझ लो। जैसे ये नंबर लिख लो पहले 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर लो ऐसे, फिर सब पे रूट लगा लो ऐसे, फिर सॉल्व कर लो। 0/4 कितना होता है? 0, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। यानी ये जो पहली लाइन है ये तो आपको इसको सॉल्व करने पे ही आ जाएगी। तो गाइस साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और फिर ये कॉस के वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ लिख दो रिवर्स, कुछ नहीं करना, बस उसी को रिवर्स लिख दो जो ऊपर वाली चीज़ आई है। ये 1 यहाँ आ गया, ये √3/2 आ गया ऐसे। टेन का वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी कि साइन के वैल्यू को डिवाइड कर दो कॉस के वैल्यू से, तो वो 10 का वैल्यू आ जाएगा। और कॉट के वैल्यू निकालने के लिए फिर से रिवर्स कर लेना, चलेगा। सेक का वैल्यू निकालना है तो वो क्या करोगे आप? कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1/cos कर लो तो वो सेक आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और ये जो कोसेक है इसमें आप रिवर्स कर लेना तो भी आ जाएगा, रिवर्स कर लोगे तो भी चलेगा। साइन वाले का रेसिप्रोकल ये होता है तो वैसा कर लोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है। 1/sin करोगे तो भी चलेगा। चलो एक ही चीज़ लिख देते हैं यार, डोंट वरी। तो इजीली यू कैन रिमेंबर दीज वैल्यूज, दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ आया गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको लर्न करना, याद रखना है कैसे भी। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो जरा कि ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इससे ये जो ग्राफ पेपर होते हैं ना उस पर 4 पार्ट बने रहते हैं, ये 1 2 3 4, तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यही मैंने यहाँ पर लिखा है ना गाइस? अच्छा एक चीज़ और, आप ये मत सोचना कि मैंने 90 डिग्री तक के वैल्यू लिखवाया मतलब एंगल 90 तक ही होता है। एंगल तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। एंगल यदि 90 से ज़्यादा है, सपोज करो साइन, सपोज 100 डिग्री मैंने लिया, तो इसका भी कुछ तो वैल्यू होता ही होगा। अभी 100 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है देखो जरा, ये 90 तक, ये 0 से 90 तक ये वाला क्वाड्रेंट है फर्स्ट। फिर ये 90 से 180 के बीच में ये क्वाड्रेंट चलता है सेकंड। और ये रूल है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के आंसर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। जैसे साइन 100 डिग्री तो पक्के से ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। बात समझ आ रही गई? कोई आपको बोले 100 डिग्री तो पक्के से नेगेटिव आएगा उसका आंसर। आंसर क्या आएगा ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 100 डिग्री, तो गाइज 100 डिग्री इस क्वाड्रेंट में, इसमें साइन कोसेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो पहले तो ये टेबल समझ लो इस तरह की, ये साइन कॉस टेन कोट सेक और यहाँ मैंने कोसेक लिखा है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, ये लिखा ना मैंने ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक, तो एक तो साइन पॉजिटिव है और एक कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। बस ये नॉलेज आपको होना चाहिए इस टेबल का। इज दैट क्लियर गाइस? इसको भी याद रखने का तरीका लिख देता हूँ। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिख ही रहा आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में सिल्वर की स्पेलिंग एस से स्टार्ट हो रही, तो एस से क्या होता है? साइन, और इसी का उल्टा कोसेक। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टी से स्टार्ट हो रहा, तो टी से क्या होता है? टेन, और इसी का उल्टा कॉट। और सी से स्टार्ट हो रहा तो कॉस, कॉस का उल्टा सेक। बस ये से याद रख लेना। तो ये तो साइन पता करना कि आंसर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, आंसर आएगा क्या, उसके लिए फिर एक टेबल होती है। अलाइड एंगल्स बोलते हैं इनको अपन, 90 से बड़े छोटे, 270 से बड़े छोटे, है ना ये सब। तो ये 180 से बड़ा छोटा ही। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आंसर लाना है। जैसे लिखा है साइन 270 प्लस थीटा। अब पहले तो देखो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 270 प्लस थीटा, ये 270 है ना, इससे आगे इधर आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, और साइन तो है ही नहीं है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसका मतलब पक्का हो गया कि आंसर आएगा तो नेगेटिव। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तीनों के अपन एक साथ पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, फिर से देखो 90 प्लस थीटा,
90 प्लस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट, यहाँ कॉस तो है ही नहीं मतलब निगेटिव आएगा, पक्का हो गया। टेन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है तो आंसर ये तो पक्का हो गया, पॉजिटिव आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अब आएगा क्या, ये तो साइन है, अब आएगा क्या वो अपने को इस टेबल से समझ आएगा जो मैंने यहाँ बना रखी। अब 270 प्लस थीटा देखो कहाँ, इधर है कि इधर है, इधर है ना, 270 प्लस माइनस थीटा दोनों, इसमें साइन जो है वो काय में चेंज होता है, कॉस में, तो तुरंत लिख दो यहाँ कॉस थीटा, बस देख देख के लिखते जाओ। 90 प्लस थीटा किधर है, इधर है, इधर कॉस काय में चेंज होता है तो साइन कॉस में होता है, तो कॉस साइन में होता है तो तुरंत लिख दो यहाँ साइन थीटा। अब 10 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा किधर है, इधर है, 10 का 10 ही रहेगा तो यहाँ डायरेक्ट 10 थीटा। एक और समझा देता हूँ, 10 180 माइनस थीटा लिखा होता तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये यहाँ पर आएगा 180 से कम, तो यहाँ 10 तो है ही नहीं मतलब निगेटिव आएगा, निगेटिव आंसर आएगा। अब 180 माइनस थीटा यहाँ है तो यहाँ पर 10 का 10 ही रहता है, तो यानी कि 10 थीटा आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, ये जो है ना यहाँ पर ये 90 से कम एंगल यहाँ आएंगे ना इस जगह, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा इधर आएगा, 180 से ज़्यादा इधर आएगा, 270 माइनस थीटा उससे कम इधर आएगा, 270 प्लस थीटा, देन 360 माइनस थीटा वो भी इधर ही आएगा 360 से कम, और 360 प्लस थीटा इधर आएगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा गाइस, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी है ये। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये आज के सेशन में मैंने आपको ये सारी बेसिक चीज़ें बताई। एक लास्ट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, ये जो कई लोग बोलते हैं ये सीखा हमने क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या क्या फ़ायदा क्या हुआ इससे, मैं बताता हूँ ना क्या फ़ायदा होता है। सपोज़ कोई आपको बोले कि साइन 300 डिग्री का वैल्यू निकालो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 270 प्लस 30? यस नो गाइस, 300 को ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको ये फार्मूला पता है, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इस थीटा की जगह कौन है अपने यहाँ पर 30, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 30। अब माइनस कॉस 30 कितना होता है, ये अपना वो टेबल, ये रहा कॉस 30, कॉस के सामने 30, √3/2, जितना जल्दी याद करोगे आपके लिए अच्छा है, √3/2, है ना, नहीं तो पता चले टीचर स्पीड से चलता जा रहा है, अपने को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि अपने को वैल्यू याद नहीं है ना। तो गाइज ये सब चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और समझते चले जाइएगा, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों से, स्टूडेंट सर्कल से करवाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।